गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन में अब तक हमने प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये अपने तीन मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने कर लिया था एम्ब्रियो सैक के अंदर जब पोलन ट्यूब एंटर करती है तो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। अब हम करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, है ना। मोनोकोट और डाइकोट, डाइकोट का जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, लास्ट से लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, तो ये मैंने करवा दिया है। तुम्हारे बुक के अंदर डायग्राम भी दे रखा है। मोनोकोट का तुम्हारे बुक के अंदर डायग्राम नहीं दे रखा है, तुम नहीं भी करो तो चलता है। वैसे थोड़ा सा समझाने के हिसाब से मैंने आपको वो भी करवा दिया है कि कैसे सेल्स बनती है और क्या होता है। अब अपन करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इन सब का इस रिप्रोडक्शन का मोटिव क्या है। मोटिव होता है जाइगोट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो यानी कि ऑफ स्प्रिंग, है ना। एम्ब्रियो क्या होगी, एंजियोस्पर्म की ऑफ स्प्रिंग है। यही यही बनाने के लिए बाकी चेंजेस हो रहे थे। तो एम्ब्रियो इनका मेन पर्पज होता है, लेकिन हमें क्या फायदा होता है, हमें सीड्स मिलते हैं, ठीक है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं प्लांट से। ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर जो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, मेन प्रोडक्ट प्लांट के लिए एम्ब्रियो है, बट हमारे लिए मेन प्रोडक्ट है सीड्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट सीड्स। सीड्स, सीड के अंदर क्या क्या होता है, सीड के अंदर, सीड के अंदर तो सीड कोट होता है। अच्छा, आप लोगों को पता है सीड जो होता है वो ओव्यूल से बनता है ना। हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सीड के अंदर सीड कोट होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, सीड कोट होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। और थर्ड चीज क्या होती है सीड के अंदर, एनी गैस, सीड के अंदर क्या होगा, सीड के अंदर कॉटिलिडोन होता है ना। अगर मोनोकोट है तो सिंगल कॉटिलिडोन, जिसके क्यूटिलम बोलते हैं अपन, और डाइकोट है तो डाइकोट के अंदर डबल कॉटिलिडोन होता है, जिसका हमने वो बना के देखा था, यू करके ये बनाया था नहीं बच्चों, एक डायग्राम, है ना। यहाँ पे हमने ये कॉटिलिडोन था, ये हमारा रेडिकल होता है, यहाँ से प्लूम्यूल डेवलप होता है, ठीक है ना। ये पार्ट बाकी का, ये कॉटिलिडोन थे। तो ये डायग्राम हम बना चुके हैं, डायग्राम तो बुक के अंदर भी दे रखा है। तो सीड के अंदर ये तीन चीजें होती है अपनी, ठीक है। अब सीड के टाइप क्या क्या है, सीड कितने टाइप कर सकते हैं। तो सीड हो सकता है एक तो एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस, और एक होता है नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स, नॉन और एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। एल्ब्यूमिनस सीड वो होता है जिसके अंदर एंडोस्पर्म हो, एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है, प्लस लगाए मतलब प्रेजेंट है, अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो एल्बुमिनस सीड है। अच्छा, एल्बुमिनस सीड में एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट होता है तो प्रीवियसली हमने एंडोस्पर्मिक सीड भी पढ़ा था, एंडोस्पर्मिक पढ़ा था ना, एंडोस्पर्मिक सीड क्या स्टेजेस का एग्जाम्पल था, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, पी, ग्राउंड नट जिनके एग्जाम्पल थे वो हमने पढ़ा था। तो आपको याद रखना है कि एल्बुमिनस सीड
और एंडोस्पर्मिक सीड, बोथ आर सेम, ठीक है। और नॉन एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, ठीक है, ये एक ही बात होती है। चलो अब टाइप, एल्बुमिनस सीड के टाइप देखते हैं डाइकोट के अंदर। डाइकोट के अंदर एल्बुमिनस सीड कौन से होते हैं, तो जिसके अंदर हमें कॉटिलीडोन दिख रहा है, तो डेवलपमेंट में ये पी है, ठीक है, ये पी है, पी के अंदर मटर, ये पी है, पी के अंदर ये ग्राउंड नट, मूंगफली, इनके सीड के अंदर कॉटिलीडोन होते हैं जो फ्लैशी होते हैं, है ना। अगर कॉटिलीडोन फ्लैशी है तो इनको एंडोस्पर्म की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात, इसका मतलब ये कौन से सीड होंगे, नॉन एल्बुमिनस, ये बात तुम ऐसे याद रख सकते हो। नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस सीड कब हो सकते हैं, जब उनके पास एल्बुमिन का मतलब एंडोस्पर्म है। कॉटिलीडोन इज डिफरेंट थिंग, एल्बुमिन हमारा किससे बना था, सीएन, याद है, सीएन सेंट्रल सेल थी उससे बना था। तो दोनों चीजें डिफरेंट है, कॉटिलीडोन और एंडोस्पर्म एक नहीं है। अगर कॉटिलीडोन प्रेजेंट है तो एंडोस्पर्म की जरूरत ही नहीं है, डाइजेस्ट हो जाएगा पहले ही। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं जिनके अंदर कॉटिलीडोन वेल डेवलप होता है, जैसे पी है, ग्राउंडनट है, डाइकोट की बात करें तो। अच्छा, और एक एग्जांपल दे रखा है कैस्टर का। डाइकोट के अंदर दो सीड बता रही हूं मैं, एक नॉन और एक एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस, ठीक है ना, पूरा नाम नॉन एल्ब्यूमिनस है, पी और ग्राउंडनट। इसके अंदर आएगा कैस्टर, कैस्टर जो है ये एंडोस्पर्मिक होता है, एंडोस्पर्म जो होता है इसके अंदर रिमेनिंग रह जाता है, तो ये एंडोस्पर्मिक सीड होता है। अच्छा, मोनोकोट की अगर बात करते हैं, मोनोकोट, मोनोकोट के अंदर बात करते हैं तो इसमें भी अगेन टू टाइप की सीड देखेंगे अपन मोनोकोट के अंदर, एक एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, ठीक है। और एक देखेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्ब्यूमिनस। इसका एग्जाम्पल होता है ऑर्किड, और यहाँ पे जो व्हीट है, राइस है, मेज है, व्हीट, राइस, मेज, ये सारे के सारे एल्ब्यूमिनस हैं, ठीक है। तुम्हारी बुक के अंदर इसके साथ कैस्टर भी लिखा हुआ है, कैस्टर मैंने अभी बताया था डाइकोट होता है, और यहाँ पे ऑर्किड के साथ साथ इसमें पी, ग्राउंडनट, ये अपनी बुक के हिसाब से है। बुक के अंदर मोनोकोट और डाइकोट को साथ ही दे रखा है, मैंने तुम्हें अलग अलग बता दी मोनोकोट कौन से, डाइकोट कौन से, तुम्हारा आंसर जो है अगर तुम ऐसे लिखते हो थोड़ा और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने सीड के टाइप पढ़े, के टाइप टू टाइप पढ़े, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। अच्छा, सीड के अंदर एक और होती है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होता है, डॉर्मेंट स्टेज, मतलब ऐसे स्टेज जिसमें तुम इनएक्टिव रहते हो। तो सीड जब तक इनएक्टिव रहता है, जब तक उसको मॉइस्चर नहीं मिल जाता, एयर नहीं मिल जाती। अच्छा, कभी हमने वो स्प्राउट बनाया तुम लोगों ने, स्प्राउट कैसे बनते हैं, वही दालें होती हैं जो अपने बर्तन के अंदर, यानी कि बॉक्स के अंदर, कोई डिब्बे के अंदर, तो बिना सीड की तरह पड़ी है, जैसे ही तुमने इसको मॉइस्चर दिया वो अंकुरित हो गए ना, स्प्राउट बन गए उसके। मतलब क्या है, सीड डॉर्मेंसी में रहता है, डॉर्मेंसी पीरियड मतलब चुपता हुआ था, मतलब इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। तो सीड जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज में रहता है। डोर्मेंसी पीरियड समझ गए, किसी सीड का कितना हो सकता है, लंबा पीरियड हो सकता है किसी का,
जैसे एक एग्जांपल दे रखा है हमें कि ल्यूपिन और ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ये एक प्लांट है जिसके सीड 10,000 ईयर तक डोरमेंसी में रहते हैं। 10,000 ईयर्स के बाद इनमें फ्लावर्स आते हैं। तो ये डोरमेंसी का लॉन्गेस्ट पीरियड है। अच्छा, एक और एग्जांपल दे रखा है अपने को कि 2000 ईयर का एक सीड दे रखा है फोनेक्सिया डिप्टाइलोफिस करके एक एग्जांपल दे रखा है तुम्हें। वो जो सीड है उसकी डोरमेंसी पीरियड 2000 ईयर तक है। तो सीड की डोरमेंसी हर एक सीड में डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे मॉइस्चर और एयर मिल जाएगी, जरूरी नहीं कि सारे सीड को, अगर ये 2000 ईयर तक डोरमेंट रहेगा तो उसको 2000 ईयर के बाद ही इसकी जो डोरमेंसी वो ब्रेक होगी। ठीक है, तो सीड टाइप पढ़ लिए, डोरमेंसी पढ़ ली हमने। अब सीड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एंजियोस्पर्म में अगर सीड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, देखो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, वो क्या होता है, पॉलिनेशन के लिए डिपेंड करते हैं वाटर पर। ठीक है, अपने जो एंजियोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म डिपेंड कर सकते हैं, हमने पढ़ रखा है सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं और नॉन सेल्फ पॉलिनेटेड। और जब सीड बन जाते हैं तो सीड का डिस्पर्सल मतलब फैलाव, कहीं भी डिस्पर्स हो सकते हैं सीड। तो जहां न्यू हैबिटेट आएगी, अगर ये न्यू हैबिटेट, हैबिटेट मतलब होता है कहीं भी रहने की जगह, आवास, है ना, कोई नई जगह। तो सीड अगर कहीं डिस्पर्स होते हैं न्यू हैबिटेट पे, तो वहां वो क्रॉप है या वहां जो भी प्लांट है वो डेवलप हो जाएगा। अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो सीड एक नई हैबिटेट के लिए भी, एंजियोस्पर्म के लिए एडवांटेजेस होते हैं कि एंजियोस्पर्म जो होती है वो सीड को नई हैबिट देती है। ठीक है, दूसरा, सीड कब प्रोड्यूस होते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब एक मेल एंड एक फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है। हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने ये सब पढ़ रखा है। तो यहाँ पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो दोनों के अंदर, सपोज ये वीट की कोई क्रॉप थी, ये भी वीट की क्रॉप है। ठीक है, अब ये वीट मेरा क्या है, रेजिस्ट करता है वाटर की डेफिशिएंसी में। ये वाटर डेफिशिएंसी में भी ग्रो कर जाएगा। और ये जो है, ये सपोज इसके ग्रेन साइज जो है, ग्रेन साइज वो अच्छे हैं, थोड़े बिगर है। ठीक है, या इसकी प्रोटीन वैल्यू जो है वो अच्छी है। अब अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इनका जो जाइगोट बनेगा, मोस्ट पॉसिबली कि इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट के जीन्स आएंगे, जिससे ये और ज्यादा सर्वाइवल के लिए फिट होगा। मे भी दोनों ही चीजें आ जाए, ये वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाए और साइज में इसका बिगर भी हो जाए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड कब कब प्रोड्यूस होते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। तो ये एक एडवांटेज है सीड का, कि सीड जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आफ्टर होते हैं। तो यहाँ एडवांटेजेस ये हो गया। और एडवांटेज हमने देखा कि डिस्पर्सल जो होता है वो न्यू हैबिटेट में होता है, तो उसके लिए भी सीड जो होते हैं वो उसके एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, अब और एक बात पढ़ते हैं सीड के बारे में। फ्रूट्स देख लेते हैं पहले अपन। फ्रूट्स, जैसे सीड और फ्रूट साइमल्टेनियसली बनते हैं। जैसे ये ओवरी है, ये थैलेमस है। ठीक है, और
ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पर एक ही ओव्यूल बना रही हूँ मैं। ओव्यूल कितने भी हो सकते हैं। तो जब इस ओव्यूल से सीड बनेगा तो सेम टाइम पर ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट। ठीक है, सीड कोट, ये जो दोनों इंटेग्यूमेंट है, इनर और आउटर ओव्यूल की, ये सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। और सीड कोट की वजह से सीड जो होता है वो प्रोटेक्शन हो गया ना। दो, एक एम्ब्रियो है, ये अपना ये ओव्यूल है ना, ये देखो, ये अपना ओव्यूल है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक था, इसके अंदर ये अपना जाइगोट है जो डेवलपिंग है, ये हार्ट स्टेज होगी इसकी, और ये क्या हो गया, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इंटेग्यूमेंट से क्या बन गया, सीड बन गया। दोनों इंटेग्यूमेंट से क्या बन गया, एम्ब्रियो तो अंदर का अंदर है गया, ये एंडोस्पर्म भी डाइजेस्ट हो गया, एम्ब्रियो से खत्म हो ही गया, ये जाइगोट हो गया। अब यहाँ पे ये जो सीड बना, इसके दो कोड दिखते हैं, छिलके उतार के देखना तुम कभी किसी मटर के, और ठीक है, दो कोड बनते हैं। ये दो कोड जो होते हैं सीड कोड, एक इनर एक आउटर, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं। ये तुम एडवांटेजेस में पढ़ लोगे इसके। ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो है, और ये ओवरी थी, ओवरी से क्या बना, फ्रूट। ओवरी की जो वॉल होती है, ये ओवरी की वॉल है जो फ्रूट की पेरिकार्प बनाती है, छिलका। छिलके होते हैं आउटर पेरिकार्प, इनर मेसोकार्प, तीन तरह के होते हैं, फ्लैशी। जैसे तुम अगर सपोज मैंगो को सपोज करो, तो आउटर ग्रीन कलर की आउटर पेरिकार्प हो गई, जो हम खाते हैं पल्प वो मेसोकार्प हो गई। उसके बाद में जो गुठली जो निकलती है मोटी सी, उस गुठली को एंडोकार्प कहते हैं। उसको फोड़ते हैं तो उसके अंदर सीड निकलता है मैंगो का, है ना। तो पेरिकार्प जितनी ओवरी की वॉल है उस पर तीन वॉल होती है ओवरी की, तो तीन हो सकती है। कौन सी वॉल अच्छी है, कौन सी इडेबल है, ये अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग फूड पर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ओवरी की जो वॉल होती है उससे पेरिकार्प बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। अब फ्रूट कितने टाइप के हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट ओवरी से होता है तो वो ट्रू है। अगर फॉल्स फ्रूट है तो वो थैलेमस से हो सकता है, या उसका कोई पार्ट। फॉल्स फ्रूट क्या होंगे, जो ओवरी से डेवलप ट्रू हो गए, और जो थैलेमस या थैलेमस का पार्ट अगर उससे डिटैच नहीं होता है, मतलब क्या होता है, जैसे फ्रूट बनता है ओवरी से, बाकी सब पार्ट, स्टिग्मा हट जाएगा, स्टेम हट जाएगा, थैलेमस हट जाएगा, अंदर ओव्यूल है, बाहर फ्रूट बन गया ओवरी का, ये रहता है। ठीक है, लेकिन फॉल्स फ्रूट में क्या है, या तो फ्रूट ही डेवलप हो गया थैलेमस से, या थैलेमस अटैच रह गया। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं एप्पल, एप्पल फॉल्स फ्रूट है, थैलेमस से डेवलप होता है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर थैलेमस अटैच रहता है। और एक एग्जांपल तुम्हारे दे रखा है, केशु का दे रखा है। तो तीनों एग्जांपल तुम्हें याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन कोई भी दे सकता है, एप्पल हमें याद रहता है लेकिन स्ट्रॉबेरी और केशु भूल जाते हैं, तो तीनों एग्जांपल याद रखने हैं। और ओरी से जो भी डेवलप हो रहे हैं, मैंगो है, ऑरेंज है, ये सारे के सारे ट्रू फ्रूट्स है। तो फ्रूट की एक दो कैटेगरी में ये देखी, फॉल्स और ट्रू। एक और कैटेगरी देखते हैं, एक होते हैं फ्लैशी और एक होते हैं ड्राई फ्रूट्स, है ना। एक जो जूसी है, जैसे मैंगो है, बनाना है, सॉरी मैंगो है, ऑरेंज है, और एक ड्राई हो गया जैसे कोकोनट हो गया, ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो फ्रूट्स के टू टाइप्स के हो गए। एक और स्पेशल टाइप के फ्रूट्स होते हैं जो हम खाते बहुत हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक। कार्पस वर्ड हम ओरी के लिए यूज करते हैं ना, क्रिस्टल कार्पस नीचे ओरी वाला, तो कार्पिक मैंने ये तो ठीक है कि फ्रूट है, इसमें ओवरी तो है। पार्थिनो पार्थिनो मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन।
मतलब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इनके अंदर सीड्स भी नहीं होते। अब तुम अपने याद करो, तुम कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर सीड नहीं होते, तुम वो खाते हो? याद आ गया, बनाना। अच्छा, ये बनाना फिर रिप्रोड्यूस कैसे करता होगा? तो इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव होता है, सीड नहीं होते ना बनाना में। तो ये तो नेचुरली नेचुरली पार्थेनोकार्पिक है। पार्थेनोन तो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, पार्थेनोकार्पिक मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन के फूड का बनना। पार्थेनो ये टू फूड्स में आ रहे हैं, ठीक है। और एक होते हैं ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर आजकल सीड नहीं आते हैं, सीडलेस होते हैं ग्रेप्स। ये आर्टिफिशियली हमने बनाए हैं, ह्यूमन ने आर्टिफिशियली बनाया ये ग्रेप्स, ठीक है। तो इनके अंदर भी सीडलेस होते हैं। तो ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स है। तो फ्रूट कौन कौन से पढ़े हमने? एक ट्रू पढ़े, एक फॉल्स पढ़े, ठीक है। जो ओवरी से डेवलप हुए वो ट्रू हो गए, बाकी के जो है वो फॉल्स हो गए। फ्लैशी पढ़ लिए और ड्राई ड्राई फ्रूट्स पढ़ लिए। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस फ्रूट होते हैं, जैसे बनाना नेचुरली कैसे कैसे इनका रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव होता है। उसके बाद ग्रेप्स है, सीडलेस होते हैं, ये भी हमने आर्टिफिशियली पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और है अपने पास टॉपिक। एक टॉपिक आता है एपोमिक्सिस। एपो मैंने होता है विदाउट वर्ड, एपो मीन्स होता है विदाउट। मिक्सिंग मैंने होता है या मिक्सिस मैंने होता है विदाउट मिक्सिंग, मतलब मेल और फीमेल गैमेट को मिक्स नहीं करना है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी में भी हमने यही पढ़ा था, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें भी हम यही लाइन लिखते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन एपोमिक्सिस में सीड्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक में फ्रूट्स बने थे। कंफ्यूज नहीं होना है, जब आंसर आए दोनों तो आपको याद आएगा ये भी विदाउट फर्टिलाइजेशन है, ये भी बिल्कुल दोनों विदाउट फर्टिलाइजेशन है। ये सीड्स हैं और वो क्या थे? फ्रूट्स थे, ठीक है। तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो सीड्स बनते हैं उनको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। अब ये एपोमिक्सिस कैसे हो सकता है? एक रीजन हो सकता है कि कोई भी एग सेल है, ठीक है, वो एग सेल डिप्लॉयड ही रहे। मतलब कोई एक सेल है जो एग डिप्लॉयड है, वो एग सेल की तरह बिहेव करे, तो डिप्लॉयड होगी तो फिर इसे सीधे सीड बनेंगे। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। मेल गैमेट किस लिए आता है? हैप्लॉइड को पूरा करने के लिए आता है ना, डिप्लॉयड बनाने के लिए। तो एग सेल जो है वो डिप्लॉयड हो सकता है। दूसरा, मतलब कोई न्यूक्लियस की कोई सेल है वो बिहेव कर सकती है। दूसरा, एक ये ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल है, इसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक है ना, और यहाँ पे न्यूक्लियस का टिश्यू होता है। अब ये न्यूक्लियस के टिश्यू जो होते हैं, अगर ये भी एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाए, मतलब एक एम्ब्रियो सैक होता है ना, बाकी सब तो होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस का टिश्यू है ये भी एम्ब्रियो सैक में ऐसे डेवलप हो जाए ऐसे, तो क्या हो जाएंगे? बहुत सारे एम्ब्रियो सेक हो गए, और अब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा तो बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाएंगे। तो ये कंडीशन कैसी कौन सी होगी? पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस के अंदर ही आ रही है एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? सीड भी बहुत सारे हो गए, एम्ब्रियो भी बहुत सारे हो गए, तो ये होगी पॉली एम्ब्रियोनी। कैसे बनी? न्यूक्लियस की कोई सेल थी, उसमें एम्ब्रियो से न्यूक्लियस की सेल जो है उन्होंने एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करने शुरू कर दी। तो हर एक के पास एक सेल आ गई, पॉलन ग्रेन आ गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, और जितना ज्यादा फर्टिलाइजेशन हुआ जिस जिसका हो गया वहां वहां सीड बन गए। तो ये कंडीशन पॉली एम्ब्रियोनी है, जो तुम्हारे सिट्रस फ्रूट के अंदर होती है और मैंगो के अंदर भी दे रखी है। अगर इनके जैसे सिट्रस फ्रूट है, अगर उसके कोई भी सीड लेके आप स्क्वेज करो तो वहां पे आपको बहुत सारे एम्ब्रियो आ सकते हैं, तो पॉली एम्ब्रियोनी है। तो सीड के अंदर हमने कंडीशन पढ़ी थी विदाउट फर्टिलाइजेशन,
ठीक है। और पॉलीएम्ब्रियोनिक के अंदर मैं फर्टिलाइजेशन बता रही हूँ, बात समझ में आ रही है? पॉलीएम्ब्रियोनिक के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और ये मैंने इसकी बात बताई है कि बहुत सारी ये हो जाए, तो एक कंडीशन ये दे रखी है, और एक हो सकता है अगर एक सेल डिप्लॉयड हो या कोई भी सेल डिप्लॉयड हो जाए और वो सीधा का सीधा सीड बनाना स्टार्ट कर दे, तो एपोमिक्सिस होता है। अच्छा, इस एपोमिक्सिस के में कुछ प्रॉफिट हो सकते हैं, जैसे एक वर्ड होता है हाइब्रिड। अभी भी मैंने वीट क्रॉप लगाई थी, आपने देखी होगी कि एक के जो वीट के ग्रेन साइज थे बहुत अच्छे थे, और एक का जो था रेजिस्टेंस, मतलब वाटर डेफिशिएंसी में वो रेजिस्ट कर देता। तो ऐसी मैंने क्रॉप उगाई और इसके बहुत सारे सीड्स थे, मतलब बहुत सारे वीट है मेरे पास, वीट है, वीट ग्रेन है। अब मुझे हर बार इस हाइब्रिड क्रॉप के लिए हर बार एग्रीकल्चर, मतलब हर बार बुआई करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है? तब जाके मुझे बार बार ये हाइब्रिड जो है वो सीड मिलेंगे। तो हाइब्रिड सीड में क्या फायदा चाहिए ना किसानों को, हाइब्रिड सीड, क्योंकि दो दो इनके अंदर एडवांटेजेस हैं। ये भी रेजिस्टेंस है वाटर डेफिशिएंसी के लिए, कुछ भी ग्रेन का है, प्रोटीन का है। एक तो इसके लिए एग्रीकल्चर की बार बार एग्रीकल्चर चाहिए। दूसरा, सेग्रेशन, मतलब अगर कोई क्रॉप के लिए एक ये जीन है एक्स एक्स और एक ये है एक्स डॉट एक्स, ये दो जीन है, ये जीन वाटर रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है, और इस जीन से कोई वाटर रेजिस्ट नहीं करता है, ठीक है, वाटर से इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अच्छा वाटर मिलेगा तो ये ग्रो, ये दो जीन है इसके पास। जैसे ही मैं हाइब्रिड क्रॉप करूंगी, गैमेट्स बनेंगे, एक के पास ये जीन आएगा और एक के पास ये क्रॉप आएगी, ठीक है। तो मेरा हर बार हाइब्रिडाइजेशन खराब होगा, होगा ना, किस लॉ से? मेंडल का लॉ, सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब हर बार ये जीन, और जीनों में क्या होता है, जीन कभी मिक्स नहीं होते हैं, अगर ये दो जीन साथ में रह रहे हैं तो ये जीन ऐसा नहीं कि हाँ भाई बहुत सालों तक साथ में रह गया तो मैं भी वाटर रेजिस्टेंट बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर किसी के पास कलर, जैसे सम पिगमेंटेशन के दो जीन है, एक गोरा है एक काला है, कोई बच्चा अगर काला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके काले और गोरे दोनों जीन्स हैं तो उसका दूसरा गोरा वाला जीन्स भी मिक्स हो जाएगा और कहेंगे कि हाँ अगली बार बिल्कुल बीच का कलर निकल जाएगा, ऐसा नहीं आता। बहुत काला होता है, ये बहुत गोरा होता है, अगर पैंट जैसे कलर होता है तो एक पे कलर जाएगा, मिक्स नहीं आता है, ठीक है। तो हाइब्रिड जो होते हैं, एक तो बार बार मुझे हाइब्रिड सीड चाहिए, हाइब्रिड सीड है, ठीक है, एक तो हाइब्रिड सीड के लिए मुझे एग्रीकल्चर करना पड़ेगा बार बार। दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बार बार सेपरेट हो जाएंगे, तो बार बार जीन जो होते हैं वो बार बार सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेशन और सेपरेशन। तीसरा होता है कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली फॉर फार्मर। तो फार्मर को इतनी कॉस्टली पड़ते हैं कि फार्मर इनको बार बार लेने में उसको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन हाइब्रिड का एपोमिक्सिस करवा दूं, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन के फटाफट ये सीड है, इन सीड से फर्टिलाइजेशन करवाना नहीं है मुझे, और सीड बना दिए, ठीक है, और सीड्स बना दिए, कहाँ पर? लेबोरेटरी के अंदर। तो अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन मेरे लिए इजी हो जाएगा और मुझे ये जो प्रॉब्लम थी ये भी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एपोमिक्सिस के एडवांटेजेस हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? सीड्स पढ़ लिए, सीड के अंदर क्या क्या होता है ये देख लिया, टाइप ऑफ सीड्स देख लिए, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सीड्स देख लिए, कौन कौन से सीड के होने से एडवांटेजेस थे एंजियोस्पर्म के अंदर, है ना, जिसके अंदर हमने देखा था कि डिस्पर्सल हो जाता है नई जगह पर, सीड के कोट होते हैं तो प्रोटेक्शन मिलता है एम्ब्रियो को, और डोरमेंसी लंबी हो सकती है तो उससे भी फायदा होता है, और भी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। उसके बाद फ्रूट्स देख लिए हमने, पार्थेनोजेनेसिस देख लिया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का बनाना नेचुरली और क्या फायदे हैं ये देख लिया हमने, बिना बीज के आजकल आते हैं ना बिना बीज के, तो पार्थेनोकार्पिक होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन के। अगर मुझे सीड ही चाहिए, अब देखो अगर मैं पार्थेनोकार्पिक फूड की बात करते हैं,
पार्थेनोकार्पिक फूड्स होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन के, यानी कि सीडलेस फ्रूट्स यही होते हैं। अगर मैं सीडलेस फ्रूट कस्टर्ड एप्पल का बनाना चाहूँ, कस्टर्ड एप्पल है, अगर मैं सीडलेस फ्रूट कस्टर्ड एप्पल का बनाना चाहूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि कस्टर्ड एप्पल खाने में यही प्रॉब्लम है कि बार बार काले काले बीज निकालो, थोड़ा सा पल्प होता है उसको चूसो फिर फेंको। तो पार्थेनोकार्पिक फूड अगर कस्टर्ड एप्पल का बने तो बहुत फायदा है। लेकिन अगर मैं पोमोग्रेनेट जिसके अंदर बीज ही खाने होते हैं और मैं पार्थेनोकार्पिक बना दूँ फ्रूट पोमोग्रेनेट को कि इसमें बीज नहीं होंगे, सीड्स ही नहीं होंगे, तो फिर मुझे पीछे क्या मिलेगा। तो पार्थेनोकार्पिक फूड जब बनाते हैं इंडस्ट्री में तो देखा जाता है कि कौन सा एडिबल पार्ट है, वो पार्थेनोकार्पिक फूड बनाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 2-4 दिन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, 2-4 क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं। ट्यूसडे से अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन नया चैप्टर है तो वो स्टार्ट कर देंगे। अभी एक तो क्वेश्चन है जो कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है जो कंफ्यूज करता है कि ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर 3 सेल्स है, यहाँ पर पोलर सेल और सेंट्रल सेल है। भाई जब ये कंडीशन ये होती है ना बच्चों, ये तो ये सेंट्रल सेल है। जब मैच्योर हो जाता है ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है, तो यहाँ पर एंटीबॉडल सेल है, यहाँ इसी को पोलर सेल बोलते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। और ये 3 सेल हो गई, एक एग सेल हो गई और 2 तुम लोगों को पता है यहाँ पे फिलीफॉर्म एप्टेस भी दिखाते हैं मैच्योर के अंदर, और ये सिनर्जिड सेल होती है। तुमसे पूछा जाता है हैप्लॉइड, इनकी प्लॉइडी क्या होती है, तो जितनी भी ये सेल मैंने बनाई है सारी की सारी हैप्लॉइड होती है, ठीक है। डिप्लॉइड सेल खाली पोलन, अगर मेगास्पोर के तो एमएमसी सेल जो होती है मेगास्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉइड होती है। उसके बाद तुमसे पूछा जाए कि मेगास्पोर्स क्या होता है, मेगास्पोर बनेगा ना, तो मेगास्पोर भी हैप्लॉइड होता है, याद रखना है। खाली एक सेल है एमएमसी सेल, वो होती है सेम ऐसे पोलन ग्रेन के साथ है। पोलन ग्रेन में पीएमसी सेल जो होती है वो डिप्लॉइड है। उसके बाद माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 बनते हैं ना, तो माइक्रोस्पोर जो बनते हैं ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, 4 बनेंगे। उसके बाद इन्हीं से 4 पोलन ग्रेन बनेंगी। पोलन ग्रेन कौन सी है, गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट है ना, किसका, मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट है और ये पूरा का पूरा हैप्लॉइड होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट 2 बनते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं। इसके अंदर इससे पहले में 2 सेल दिखती है, एक वेजिटेटिव और एक जेनरिक सेल्स, ये भी हैप्लॉइड होती है। तो ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ तुम्हें एमएमसी और पीएमसी याद रखनी है, डिप्लॉइड है बाकी सब हैप्लॉइड है, क्लियर है। अच्छा जाइगोट डिप्लॉइड होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे तुम्हें थोड़े से कंफ्यूजन तो ये हो। सपोज ये गुआवा है, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, गुआवा के अंदर 76 सीड्स बनाने हैं, ठीक है। इसके लिए मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी मदर सेल और पोलन मदर सेल पीएमसी सेल, इनमें कितने म्यूटिक डिवीजन होंगे, म्यूटिक जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं वो। अगर 76 सीड्स बनाने हैं तो देखो मेगास्पोर से 4 मेगास्पोर बनते हैं, पहला डिवीजन हुआ सपोज,
ये एमएमसी सेल है, इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन हुआ और कितने बने मेगा स्पोर, 1 2 3 4, 4 बने ना। फिर इसमें से 3 जो होते हैं वो डीजेनरेटाइज हो जाते हैं और एक सिंगल मेगा स्पोर बनता है, बचता है अपने पास। तो इसका मतलब क्या है, हमें 76 एमएमसी सेल चाहिए जिसमें 76 टाइम, मतलब हर एक सेल का एक बार म्यूटिक डिवीजन होगा, 76 टाइम म्यूटिक डिवीजन होगा और 76 मेगा स्पोर बनेंगे और जितने मेगा स्पोर होते हैं उतने सीड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर पॉलन ग्रेन की बात करें तो एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं ना, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। 4 माइक्रोस्पोर का मतलब क्या है कि 4 पॉलन ग्रेन, और अगर डबल डबल वाला छोटे से जाइगोट बने तो 4 मेल गैमेट, यानी कि 76 को 4 से डिवाइड कर दो, 19 आता है। तो यहाँ पे तो 19 डिवीजन चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ पे कितने चाहिए, 76 के 76। क्वेश्चन समझ में, दोबारा समझिए आप कि मेरा क्वेश्चन था कि गोवा सीट के अंदर अगर मुझे गोवा के अंदर 76 सीट मिले हैं तो मैं कैसे एज्यूम करूं कि इसके अंदर कितने मेगा स्पोर्स होंगे, मतलब कितनी बार म्यूटिक डिवीजन हुआ होगा और कितने पॉलन ग्रेन बने होंगे, कितनी बार 4 डिवीजन होगी, कितनी बार बने होंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि 76 दोनों चाहिए, ये भी 76 होंगे, ये भी 76 होंगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना भाई। ये एक सेल है, ये 76 चाहिए हमें, ये मेल गैमेट है, ये भी 76 होंगे, तब 76 जाइगोट होंगे, मीन्स 76 ओव्यूल होंगे, मीन्स 76 सीड होंगे। बात समझ में आ रही, 76 सीड के लिए 76 एग चाहिए, 76 सीड नील गैमेट चाहिए, तो 76 जाइगोट बनेंगे और जितने जितने जाइगोट है उतने अपने पास ओव्यूल है। तो मेगा स्पोर में क्योंकि एक ही बनता है, डिवीजन में तो 4 सेल बनती है, म्यूटिक डिवीजन में हमेशा 4 सेल्स बनती है, लेकिन 3 सेल डीजनरेट हो जाएगी तो एक सिंगल सेल बचेगी। तो हर बार एक नई मदर सेल को आना पड़ेगा मेगा स्पोर के फॉर्मेशन के लिए, एम्ब्रियो सेक से जो एग सेल बनती है उसके लिए। तो यहाँ पर मेगा स्पोर से जो एग सेल बनेगी उस पर हर बार एक न्यू मदर सेल आएगी। लेकिन पॉलर मदर सेल की बात क्या है कि इसमें एक साथ 4 बनते हैं, 4 बनते हैं तो 76 को इसका डिवाइड कर दो, 19 पॉलर मदर सेल अगर हो जाएगी तो वो कितने बना देंगी, 76 पॉलर ग्रेन बन जाएंगे। क्वेश्चन को देखना है, ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसको समझना। ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ये आते हैं, इसलिए मैं 1 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 25 PMC और 25 MMC, हाउ मेनी गैमेट्स। तो यहाँ पर आपको 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, एक पीएमसी से 4 मेगा स्पोर पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो 25 है तो फिर कितने बन गए, 100 पॉलन ग्रेन बन गए। यहाँ पर पॉलन ग्रेन से ही तो मेल गैमेट बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मेल गैमेट का पूछ लिया जाए, एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं, तो यहाँ पे टोटल मेल गैमेट कितने होंगे, 200 मेल गैमेट, ठीक है, क्योंकि डबल फ्यूजन होता है ना, डबल फर्टिलाइजेशन चल रहा है, 2 मेल गैमेट बनते हैं यहाँ पर। एक करता है जाइगोट, एक फॉर्मेशन जाइगोट का होता है, दूसरा फॉर्मेशन एम्ब्रियो सेक का होता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, अगर पॉलन ग्रेन 100 है, अगर 25 पीएमसी सेल है तो मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो अपने 100 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। 100 पॉलन ग्रेन के अंदर एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट है तो 200 मेल गैमेट्स बनेंगे। और ये जो 25 एमएमसी सेल है, इसमें से हर एक के पास सिर्फ एक मेगा स्पोर फॉर्मेशन, 4 तो होते हैं, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं ना, और उससे सिर्फ एक सेल बनती है, ठीक है। 25 है तो 25 एग सेल बनेगी, जितने एमएमसी सेल है उतने कितने एग सेल बनेगी। तो इस तरह के 2 4 क्वेश्चन है जो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। आज के लिए इतना ही है। अब
ट्यूसडे को अपन नेक्स्ट चैप्टर जो भी है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो पढ़ेंगे। तुम रीड करके आओगे, नोट्स जो हैं अपनी बनाने हैं तुम्हें जब, और ये जो चैप्टर जो नेक्स्ट पढ़ना है उसको रीड करके आना है। जय हिंद, जय भारत।